तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अगर आपको हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में काम करना है, तो आपको डॉक्टर ही बनना पड़ेगा और हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में एक अच्छा जॉब आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ डॉक्टर बनने के बाद ही मिल सकता है। देखिए, मैं मानता हूँ कि बहुत सारे लोगों का सपना होता है डॉक्टर बनना और होना भी चाहिए क्योंकि एक गर्व की बात होती है, मेरा भी था एक्चुअली। तो अगर आप डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहे हो और अगर आपका जो है 2 से 3 अटेम्प्ट मैक्सिमम के अंदर आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं होता है तो मेरा मानना ये है कि हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में ही बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल डिग्री कोर्सेज हैं जिसको करने के बाद जो है आप एक बहुत ही अच्छी रेपुटेड जॉब को ले सकते हो गवर्नमेंट के सेक्टर में भी और प्राइवेट सेक्टर में भी और अच्छी खासी सैलरी जो है वो अर्न कर सकते हो क्योंकि इस कोर्सेज के अंदर आपको समय भी बहुत ही कम लगता है और जिसको करने के बाद आप करीब 3 से 4 साल के अंदर जो है अच्छा खासा जॉब ले सकते हो। तो आज मैं बेसिकली बात करने वाला हूँ एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स या पैरामेडिक्स के बारे में, जो डॉक्टर के साथ पैरेलली मिलके काम करते हैं और एक्चुअली में डॉक्टर भी उनके बिना अधूरे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे ही प्रोफेशनल से मिलने जा रहे हैं और जानेंगे उनके लाइफ का पूरा जर्नी, कोर्स शुरू करने से लेकर गवर्नमेंट जॉब लेने तक। हेलो मनीष, कैसे हैं आप? हाय राहुल। तो मैं बहुत बढ़िया। आप बताइए, आप कैसे हैं? मैं भी फ़िलहाल ठीक हूँ। सबसे पहले आपको बहुत-बहुत बधाई हो एम्स-सीआरई 2024 में एम्स कैफ एम्स मिलने पर। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। ओके मनीष, तो फिर आप हमारे ऑडियंस को अपने बारे में थोड़ा बता दीजिए। मेरा नाम मनीष चौधरी है। मैं राजस्थान बीकानेर से रहने वाला हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन बीएससी इन ओटीईटी एम्स भुवनेश्वर 2020 बैच से किया है। और मैं फ़िलहाल ओटी टेक्नोलॉजिस्ट पोस्ट पे सैफई मेडिकल कॉलेज इटावा यूपी सैफई में हूँ। और हाल ही फ़िलहाल जैसा आपने बताया कि मेरा एम्स सीआरई 2024 में मुझे एम्स कैपिटल दिल्ली में जो है वो मुझे मिला है। तो जैसा कि आपने बताया कि आपने 1 साल के अंदर ही 2-2 जो है गवर्नमेंट जॉब को क्रैक किया है। तो कृपया आप हमारे ऑडियंस को जो है अपने पढ़ाई का जो है टोटल पैटर्न और स्ट्रैटेजी बताएँगे कि किस तरह से आपने स्टडी किया था और क्या-क्या चीज़ें आपको जो है हेल्प हुई? पढ़ने के लिए ऐसा कुछ ख़ास मैंने रूटीन फ़ॉलो नहीं किया। जैसा कि आइडियली सोचा जाता है कि बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ जॉइन करना, कोई कोचिंग में एडमिशन लेना या फिर इतना सब कुछ इस जॉब के लिए ज़रूरी नहीं होता। अगर आप कंसिस्टेंटली अपनी ओटी ड्यूटी जो है वो अच्छे से कर रहे हैं, ओटी में जो कुछ हो रहा है वो आप अच्छे से सीख रहे हैं और उस पे अगर फ़ोकस कर रहे हैं कि हमने जो सीखा है वो वापस घर जा कर के पढ़ रहे हैं बुक्स के अंदर कि आज हमने ये सीखा है और बुक्स में ऐसा-ऐसा दिया है, तो ये बुक से कहाँ-कहाँ मैच कर रहा है, पेशेंट में क्या-क्या कंडीशन हुई, जिससे हमने क्या-क्या उसका डायग्नोज़ कैसे किया, ये सब चीज़ें जो है वो काम आती है। और जैसे एम्स, जिपमर और पीजीआई चंडीगढ़, इनके जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है वो बहुत ही अच्छी क्वेश्चंस करते हैं जो प्रैक्टिकल बेस्ड होते हैं, जो जनरली बुक्स में या फिर लिखे हुए क्वेश्चंस नहीं होता है कि आप प्रैक्टिकली जो जितना अटेंटिव माइंड से ओटी के अंदर अ, अपनी ड्यूटी करता है उस हिसाब से क्वेश्चन होते हैं जो उसी हिसाब से सॉल्व होते हैं, जिसको ज़्यादातर किसी बुक से या कोचिंग या किसी टेस्ट सीरीज से सॉल्व नहीं किया जा सकता है। तो मेन चीज़ एक ही है कि आप जो भी पढ़ें ओटी के अंदर वो वापस जा कर के बुक्स में वापस पढ़ें और दोनों को एनालिसिस करें कि आज हमने क्या पढ़ा, क्या सीखा और उसको वापस उसी तरह से रिवाइज़ करें, तो आप कभी कुछ नहीं भूलें। ओके वेल तो आपके कहने का मतलब ये है कि अभी जो भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं कॉम्पिटिटिव लाइक एम्स का और पीजीआई और का जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अच्छे इंस्टीट्यूट के एग्ज़ाम हो रहे हैं, उसमें प्रैक्टिकल नॉलेज वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, है ना? अगर सिंपल सा देखें तो ये बात है कि हमें जो भी प्रैक्टिकल यानी जो भी ड्यूटी के टाइम या हमारे जो भी क्लिनिकल के टाइम हमें सिखाया जाता है, वो सब चीज़ें हमें ज़्यादा फ़ोकस करना है, उसी को पढ़ना है और बार-बार रिवीज़न करना है और उसको अपने बुक में जाके पढ़ना है ना? जी। पहले देखते थे कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते थे जो कि आपने बुक्स को पढ़ लिया और आप चाहते थे तो उसमें इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते थे और डायरेक्ट आप बना लेते थे। मैंने भी कुछ एग्ज़ाम्स इस बीच में दिए हैं और मैंने भी इस चीज़ को देखा है कि अभी प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज़्यादा फ़ोकस किया जाता है। यानी आपको काम आता है या नहीं आता, ये चीज़ें चेक की जाती है, ना कि आप में रट के किसी भी बुक से आ गए और इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आ जा आता है, ठीक है?
जी हाँ, 60% क्वेश्चन आप सही कर सकते हो अगर आप बुक्स पढ़ते हैं तो। 60% एज़ इट इज़ या फिर आपके पढ़े हुए में से आ जाएँगे। बाकी 40% अगर क्वेश्चन्स हम देखें तो वो प्रैक्टिकल बेस्ड ही होता है। कई बार तो प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन का परसेंटेज जो होता है 60% तक भी आ जाता है। इस बार वाला जो पेपर था वो अब तक का सबसे अच्छा पेपर बताया जा रहा है सीआरई 2024 का। इससे पहले हमेशा बहुत ईज़ी-ईज़ी क्वेश्चन्स आते थे, लेकिन इस बार वाला जो क्वेश्चन पेपर था थोड़ा बाकी पेपर्स की कंपैरिजन में टफ था, बिकॉज़ प्रैक्टिकली बेस्ड क्वेश्चन थे सारे। ओके, तो मतलब किसी को भी अगर सिलेक्शन लेना है, क्योंकि जो 40% क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मैटर करते हैं आपके सिलेक्शंस के लिए। तो अगर किसी को सिलेक्शन लेना है, क्योंकि 60% समथिंग तो सभी लोग बनाते हैं, और अगर हमें सिलेक्शन लेना है तो हमें उस 40% को ही अच्छे से देना होगा, जो कि प्रैक्टिकल बेस्ड चीज़ों से आती है। हमें हमारा जो है प्रैक्टिकल अच्छा होना चाहिए। जी, क्लिनिकल पोस्टिंग का ही सिलेक्शन में सबसे मेजर रोल रहता है। मैंने सुना है आप माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से भी मिल चुके हैं? हुँ। जी हाँ, पिछले वर्ष जब मेरा सिलेक्शन यहाँ सैफई मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी में हुआ था, तो उन्हीं के हाथों टॉप 3 स्टूडेंट्स को जॉइनिंग लेटर दिया जाना था। इसी उपलक्ष्य में जब वो यहाँ पे आए थे, तो मेरा ऑल इंडिया सेकंड रैंक था, तो इसी कारण से उनसे मेरी मुलाकात हुई थी। ओके, ये तो बहुत ही अच्छी बात है हम सभी के लिए। ओके, तो आपने जैसा कि बताया कि आपने कोई भी अलग से टेस्ट सीरीज़ या जो है कोई भी इंस्टीट्यूट को जॉइन नहीं किया था जॉब के एग्ज़ाम के लिए। तो कुछ बुक्स होगा जो आपने प्रेफ़र किया होगा, तो क्या आप हमें कोई स्पेसिफ़िक बुक्स बता सकते हैं, जो कि कोई भी स्टूडेंट अगर जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहा है ओटी का, तो वो कौन-कौन से बुक्स ऐसे हैं जिन्हें उन्हें ज़रूर ही पढ़ना चाहिए और बार-बार पढ़ना चाहिए? टेस्ट सीरीज़ और कोचिंग जो है पैरामेडिक्स के अंदर अभी जो ओटीएटी का कोर्स है वो बहुत नया है। एम्स ने भी 2016 से ही ये कोर्स स्टार्ट किया है। तो उससे पहले बहुत ही कम प्राइवेट इंस्टीट्यूट थे जिनके यहाँ ये कोर्स था। तो अभी ऑल ओवर इंडिया में जो देखें तो इसके कोर्सेज़ या टेस्ट सीरीज़ वगैरह ये सब सारी चीज़ें इतनी अच्छे से अवेलेबल नहीं है। और जो भी कुछ यूट्यूब चैनल्स वगैरह अगर ये प्रोवाइड करवा रहे हैं तो उनमें भी इतनी ऑथेंटिसिटी नहीं है। बहुत ज़्यादा सही करेक्ट क्वेश्चंस उस उनमें नहीं है। इसलिए हमें टेस्ट सीरीज़ या ये जो कोचिंग है, उनके बजाय हमें बुक्स पे ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए, क्योंकि बुक्स में ऑथेंटिसिटी रहती है। जैसे एम्स के लिए और बाकी सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए सबसे फ़ेमस बुक है, वो अजय यादव सर की है, एनेस्थीसिया रिलेटेड। उन उसमें ऑलमोस्ट 60 टू 80% क्वेश्चंस उसी में से आते हैं। और क्वेश्चन बैंक जो है, वो भी अजय यादव सर का ही एनेस्थीसिया कंप्लीट नाम से एक बुक आती है, जिसमें अच्छे से क्वेश्चन बैंक है। और ये 2 बुक जो है सफिशिएंट है अगर ओटीईटी की प्रिपरेशन करनी है। तो इसमें दोनों कवर हो गया, एक तो एनेस्थीसिया भी और ओटी भी। जी सर। ओके, वेल मनीष, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि एज ए ओटी टेक्नोलॉजिस्ट या एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजिस्ट, आपका जो है हॉस्पिटल के अंदर में जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, यानी आप लोग क्या काम करते हो हॉस्पिटल के अंदर या ओटी के अंदर? हम एज़ ए ओटी टेक्नोलॉजिस्ट और एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजिस्ट जो ओटी के अंदर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या उनमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। जैसे हम क्रिकेट में देखते हैं कि क्रिकेट जो होता है एक टीम वर्क होता है ना, बैट्समैन वगैरह ये सब लोग सब मिलकर के टीम वर्क होता है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट प्लेयर्स होते हैं, उनका डिफरेंट डिफरेंट वर्क होता है। उसी तरह ओटी के अंदर क्या होता है कि हाउस सर्जन होता है, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट होता है, नर्सिंग स्टाफ होता है, और ओटी टेक्नोलॉजिस्ट, एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजिस्ट और हमारे गोल्डन स्टाफ, मल्टीटास्किंग स्टाफ, ये सब लोग भी होते हैं, है ना? तो ये सब लोग मिलकर के एक टीम वर्क करते हैं, एक टीम की तरह काम करते हैं। तो इसमें ओटी टेक्नोलॉजिस्ट जो होता है वो एक ऑलराउंडर प्लेयर होता है कि जो ज़रूरत पड़ने पे एनेस्थीसिया साइड एनेस्थीसियोलॉजिस्ट को असिस्ट कर सकता है और सर्जिकल साइड सर्जन को असिस्ट कर सकता है। और अगर मैं बात करता हूँ ओटी टेक्नोलॉजिस्ट और एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजिस्ट में क्या डिफरेंस है, इनके वर्क जो है एक ही कोर्स होते हुए इनका वर्क आपस में कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ओटी के अंदर, तो उसके बारे में देखते हैं। एज ए एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजिस्ट जो होता है उनका वर्क का एक सीक्वेंस होता है कि उन्हें केस से पहले इस केस स्टार्ट होने से पहले और केस के दौरान और केस के बाद में क्या-क्या काम होता है, एज़ ए सर्जिकल असिस्टेंट या ओटी टेक्नोलॉजिस्ट जिसको हम बोलते हैं, उनका ड्यूरिंग द केस, बिफोर द केस एंड आफ्टर द केस क्या वर्क रहता है। तो
एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजिस्ट की अगर हम बात करते हैं, इनका जो वर्क जो होता है, उनका एक सीक्वेंस होता है। उस सीक्वेंस की एक ट्रिक होती है, APA GCS MAR। हियर A स्टैंड्स फॉर एम्बू, APA, P स्टैंड्स फॉर पावर, अगेन A स्टैंड्स फॉर ऑटो चेक, APA GCS, G स्टैंड्स फॉर gases, C stands for circuit, and GCS, S stands for suction, and MAR, M stands for monitor, A stands for airway, and R stands for record. तो APA GCS MAR ये हमारा था ट्रिक एज दिशा टेक्नोलॉजिस्ट के वर्क का। तो A4 हमने बताया कि एम्बू। एम्बू का अंदर क्या होता है कि पीडियाट्रिक और एडल्ट जो एम्बू बैग वगैरह जो होते हैं, हमें इमरजेंसी कंडीशंस के लिए पहले प्रिपेयर कर के रखना होता है कि कभी ज़रूरत पड़े तो हम काम में लें। फिर आता है पावर चेक। पावर चेक के अंदर क्या करते हैं कि सारे जो अ, जितने भी चार्जेबल डिवाइसेस होते हैं, वर्क स्टेशन होता है, इन सब ये सब और इंफ्यूजन पंप होते हैं और जितने भी चार्जेबल डिवाइसेस डिफिब्रिलेटर्स होते हैं, क्या ये प्रॉपर चार्ज है कि नहीं, इनके पावर कोड वगैरह है कि नहीं। फिर नेक्स्ट ए फॉर ऑटो चेक। जितने भी एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन, मतलब एक ही वर्क स्टेशन होता है, तो एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन जो होता है उसका हम ऑटो चेक करते हैं, उसका हम सेल्फ टेस्ट करते हैं और उसको वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं चेक करते हैं, और उसके जितने भी पार्ट्स होते हैं, एसेसरीज होते हैं, वो सब हम चेक करते हैं। और ये होता है ऑटो चेक। सो नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो आता है GCS, जी फॉर केसेस। कि केसेस कौन कौन सी होती है ओटी के अंदर यूज़ होने वाली, जैसे इनहेलेशन एजेंट जो होता है आइसोफ्लुएंट, सल्फ्लुएंट, डिस्प्लेन, वो सब भी गैसेस होती है। और दूसरा ऑक्सीजन सिलेंडर, नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर, एंटोनॉक्स, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी गैसेस भी यूज़ होती है। तो इनके सिलेंडर्स वगैरह प्रॉपर फील्ड है कि नहीं, और इनहेलेशन एजेंट जो होते हैं वो प्रॉपर वर्क स्टेशन के अंदर फील्ड है कि नहीं, ये सब हम चेक करते हैं। नेक्स्ट आता है C फॉर सर्किट, ब्रीदिंग सर्किट एंड वेंटिलेटरी सर्किट। ये हम चेक करते हैं कि वर्क स्टेशन के अंदर प्रॉपर ब्रीदिंग सर्किट लगा है कि नहीं, और जो मैपल्सन सर्किट होते हैं, जो पेशेंट जब हम ट्रांसफ़र करते हैं आईसीयू या वार्ड की तरफ, तो जो सर्किट यूज़ होते हैं, बेन सर्किट, और ये सब भी हम प्रॉपर चेक करते हैं। देन आता है एस फॉर सक्शन। ये ओटी के अंदर सक्शन मशीन जो आता है वो प्रॉपर फंक्शनल है कि नहीं, सक्शन कैनिस्टर इज प्रॉपरली cleaned and tight, and the suction pressure according to the patient and the case. Then next MAR, M for monitoring। जैसे जितने भी मॉनिटर्स होते हैं वो सारे चेक करते हैं प्रॉपर, वेंटिलेटरी मॉनिटर होता है और एस्थीसिया वर्क स्टेशन के मॉनिटर होते हैं, ये सारे मॉनिटर प्रॉपर फंक्शनल है कि नहीं। उसके बाद में आता है MAR, अगेन ए फॉर एयरवेज। तो एयरवे कार्ड जो होती है वो प्रिपेयर की जाती है, उसमें सारे एयरवेज रखे जाते हैं और डिफ़िकल्ट एयरवेज के चीज़ें भी रखी जाती है। तो ये सारा पूरा एयरवे कार्ड के बारे में अलग से हम एक वीडियो बनाएंगे कि उसके अंदर हम बताएंगे आपको कि एयरवे कार्ड में क्या क्या चीज़ें आती है। तो एयरवे कार्ड भी प्रॉपर रखा जाता है। उसके बाद में आता है एट द एंड रिकॉर्ड, कि हमने जो जो चीज़ें चेक की है उन सब का प्रॉपर रिकॉर्ड रखना, कि वर्क स्टेशन में, पावर कोड में, मशीन्स में, इक्विपमेंट्स में कहीं कोई ख़राबी है तो उसे रिकॉर्ड करना और उसे आगे भेजना और वो चीज़ें ठीक करवाना, और इन सब चीज़ों का रिकॉर्ड रखना कि हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल है, कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल नहीं है, कौन सी फंक्शनल है, कौन सी फंक्शनल नहीं है, उन सब चीज़ों का एक प्रॉपर रिकॉर्ड रखना। तो ये होता है एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजिस्ट का प्रॉपर वर्क शेड्यूल बिफोर द स्टार्टिंग द केस। एज ए ओटी टेक्नोलॉजिस्ट अगर हम बात करते हैं कि ओटी टेक्नोलॉजिस्ट का क्या वर्क इम्पोर्टेंट रोल रहता है, क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती है, तो ओटी टेक्नोलॉजिस्ट को हम सर्जिकल असिस्टेंट भी बोलते हैं, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया। तो सर्जिकल असिस्टेंट का डेफिनेशन क्या होता है? सर्जिकल असिस्टेंट, ए असिस्टेंट हु असिस्ट द सर्जन ड्यूरिंग द सर्जरी इज कॉल्ड सर्जिकल असिस्टेंट, और ओटी टेक्नोलॉजिस्ट और ओटी असिस्टेंट ऑल्सो समवेयर वी से, है ना। तो एक
ओटी टेक्नोलॉजिस्ट या सर्जिकल असिस्टेंट जो होता है एक सर्जन को किस किस तरह से असिस्ट कर सकता है। एक होता है डायरेक्ट मेथड, है ना, जो होता है कि प्रॉपर ड्यूरिंग द सर्जरी सर्जन के साथ में केस में असिस्ट करवाना। सेकंड थिंग होती है कि सर्जरी के दौरान यूज़ होने वाले जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं, जितने भी मशीनरी पार्ट्स होते हैं, उन सबको अवेलेबल करवाना, उनकी अवेलेबिलिटी, मेंटेनेंस, मैनेजमेंट ये सब चेक करना। जैसे कौन कौन सी मेजर मशीन्स, मेजर इक्विपमेंट जो होते हैं वो यूज़ होते हैं ड्यूरिंग द सर्जरी। वैसे सारे अलग अलग ओटीज़ के लिए अलग अलग सिस्टम है, न्यूरो सर्जरी, कार्डियक सर्जरी और जितने भी सुपर स्पेशलिटी सर्जरीज डिपार्टमेंट जो होते हैं उन सब में अलग अलग तरह के इक्विपमेंट्स होते हैं। एक इक्विपमेंट्स हर एक डिपार्टमेंट्स में, जनरल इक्विपमेंट्स के अलावा सब अ, हर डिपार्टमेंट के अंदर सबके अपने अपने अलग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, अलग मशीनरी यूज़ होती है। जैसे न्यूरोलॉजी ओटी की न्यूरो सर्जरी ओटी की अगर हम बात करते हैं तो न्यूरो सर्जरी ओटी के अंदर जैसे माइक्रोस्कोप और एंडोस्कोप, कोशा मशीन, हार्मोनिक मशीन, लिगाश्योर, डायथर्मी और ये सब मशीनें यूज़ होती है। तो इन सब का ड्यूरिंग द सर्जरी उनकी अवेलेबिलिटी चेक करना, उनका प्रॉपर मेंटेनेंस, ये सब भी ओटी टेक्नोलॉजी या सर्जिकल असिस्टेंट का वर्क रोल इसमें रहता है। ओके, वेल जैसा कि आपने बताया और हमें सुन के ऐसा लगा कि ये बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला और बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वर्क है आपका। क्योंकि ज़्यादातर हम लोग देखते ये हैं कि लोग जो हैं या पेशेंट जो हैं वो सिर्फ़ डॉक्टर को ही एक तरह से देखते हैं कि हाँ, उन्होंने ही सब कुछ किया है। लेकिन एक तरह से हम देखें तो यहाँ पे जैसे कि आपने बताया अपना रोल आपका क्या है, तो इस तरह से ये लोग आप लोग बैक एंड में काम करते हैं और फ्रंट एंड में जो है सिर्फ़ डॉक्टर को जो है इस चीज़ का फ़ेम मिलता है, लेकिन ये चीज़ें कैसे वर्क करती है, उसके जो बैक एंड के जो जो टेक्निकल्स जो असिस्टेंट हैं, वो लोग कैसे काम कर रहे हैं, ये सुन के मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब शॉक हो गया हूँ कि आप लोग का इतना कॉम्प्लेक्स वर्क होता है। तो आपकी बातों से लोगों को ये ज़रूर समझना चाहिए कि एक डॉक्टर का जो जितना रोल होता है या वो जो है जितने धन्यवाद के पात्र होते हैं, तो उतने ही जो है धन्यवाद के पात्र जो है एक एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल या पैरामेडिक्स भी होते हैं। ओके, वेल तो मैंने ये भी देखा है कि कहीं-कहीं जो है सिर्फ़ ओटी का अलग से कोर्सेज़ होते हैं जो ज़्यादातर डिप्लोमा और में भी होते हैं अलग-अलग जगह जो कराए जाते हैं और एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी का अलग-अलग कोर्स होता है। तो ओटी अलग होता है, एटी अलग होता है। तो लेकिन आपने जो बताया है कि आप ओटी, एटी का कोर्स किया है आपने तो इसमें और उसमें क्या डिफ़रेंस है? ये एक हाइब्रिड कोर्स है, ऐसा क्या? वेल मैंने भी ये चीज़ नोटिस की है कि बहुत जगह पे जो बीएससी इन ओटी टेक्नोलॉजी कोर्स होता है और बहुत जगह पे बीएससी इन एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी कोर्स होता है। लेकिन हमारे आईएम्स भुवनेश्वर ही ऐसा एकमात्र संस्थान है जहाँ पर बीएससी इन ऑपरेशन थिएटर एंड एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी एक कंबाइंड हाइब्रिड कोर्स है, जिसमें पूरा ओटी का भी पढ़ाया जाता है और एनेस्थीसिया का भी पूरा पढ़ाया जाता है। वेल ये देखा जाता है कि ओटी टेक्नोलॉजिस्ट में जो होता है कि सिर्फ सर्जिकल साइड ही वर्क किया जाता है, सर्जिकल साइड ही सिखाया जाता है और सर्जिकल साइड ही उनको सेलेक्ट करते हैं। और एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी का जो लोग कोर्स करते हैं उन्हें एनेस्थीसिया साइड का ही पढ़ाया जाता है। वैसे एम्स ऋषिकेश के अंदर ये दोनों अलग अलग कोर्सेज हैं, बीएससी इन ओटी टेक्नोलॉजी अलग कोर्स है, बीएससी इन एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी अलग कोर्स है। और एम्स दिल्ली के अंदर बीएससी इन ओटी टेक्नोलॉजी ही अकेला कोर्स है, बीएससी इन एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी एम्स दिल्ली के अंदर अवेलेबल नहीं है। बट अगर जॉब की बात करते हैं तो जब भी कहीं वैकेंसी आती है तो ज़्यादातर वैकेंसी ओटी टेक्नोलॉजिस्ट की आती है, तो उसमें एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजिस्ट भी सेलेक्ट हो जाते हैं, तो उसमें ऐसी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। बट कभी-कभी अगर एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी की वैकेंसी वगैरह आती है तो अ, वहाँ पे सिर्फ पीएससी एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी ही माँगा जाता है। और बाकी बहुत कम ऐसे संस्थान हैं जहाँ पे बेसिक इन ओटी टेक्नोलॉजी भी एज़ ए एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजिस्ट वर्क कर सकता है। वो इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट वैरी करता है कि किनकी क्या रूल रेगुलेशन है, उसके बेसिस पे वो सेलेक्ट करता है। ओके, तो अगर किसी ने ओटी, एटी का कोर्स किया तो वो दोनों में एलिजिबल होता है जॉब के लिए, है ना? जी, जी। तो मैंने ये देखा है कि लोगों में एक मिसकंसेप्शन होता है कि जो पैरामेडिकल स्टाफ होते हैं उनकी सैलरी कम होती है थोड़ा। तो एज़ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉयी आपकी सैलरी एक्चुअली क्या है अभी?
ओके, वेल तो ये एक बहुत ही अच्छी सैलरी है एज़ ए फ्रेशर के लिए। और जैसे-जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है तो सैलरी और गवर्नमेंट के जो भी अलाउंसेस हैं वो भी टाइम टू टाइम बढ़ते जाते हैं, तो वो भी एक अलग बात है। आई होप कि इस इंटरव्यू के बाद जो है लोगों का मिसकंसेप्शन जो है वो थोड़ा दूर होगा। ओके, थैंक यू अपना समय देने के लिए मनीष जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपको।